स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट। अब जो हमने स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होती है और आपका प्लानिंग होती है, देन इंटरवेंशन होता है एंड देन आपका इवैल्यूएशन होता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो था आपका असेसमेंट, अब आज हम उसको देखेंगे। तो क्या होता है नर्सिंग असेसमेंट? इट इज़ द डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट टू डिटरमाइन his or her current and past health and functional status and his or her present and past coping patterns। ये डेफिनेशन किसने दी है? आपकी कार्पेनिटो मोइट ने दी है 2009 में। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे पेशेंट के बारे में, पता लगाएंगे कि उसकी अभी प्रेजेंट की और पास्ट का जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, उसका फंक्शनल स्टेटस क्या है और उसके पास्ट के और प्रेजेंट के कोपिंग पैटर्न्स क्या है। इसमें हम नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं ये चीज़ें। डेफिनेशन देख लेते हैं। असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। ये सिस्टमैटिक तरीके से हम इसमें सिस्टमैटिक भी और कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। इसमें हम कलेक्शन करते हैं डेटा का, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका वैलिडेशन करते हैं, देन उसको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं डेटा का जो हमने पेशेंट से लिया था। अब असेसमेंट भी कितने तरीके के होते हैं? तो 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं। पहला होता है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, देन सेकंड होता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट और आपका थर्ड होता है इमरजेंसी असेसमेंट एंड फोर्थ वन इज टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। तो हमने ये 4 तरीके के असेसमेंट देखे। कौन कौन से? इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में क्या होता है? इसको परफॉर्म किया जाता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन। जैसे ही पेशेंट एडमिट हो गया तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ये इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट होता है। एक कंप्लीट डेटाबेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रॉब्लम को अब हमें क्या करना है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करना है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कंप्लीट डेटाबेस को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो उसके लिए हम असेसमेंट इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट करते हैं सबसे पहले कि पेशेंट क्यों आया, उसको क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट क्या होता है? टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन एन अर्लियर असेसमेंट। जो इससे पहले असेसमेंट किया था उसमें जो भी प्रॉब्लम स्पेसिफाई किया हुआ होगा तो उसके स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करते हैं फिर कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर फर्दर हम असेसमेंट करेंगे इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी पता लगानी है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्या है। जिससे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि रैपिड असेसमेंट करेंगे हम एक इंडिविजुअल के एयरवे का, ब्रीदिंग स्टेटस का और सर्कुलेशन का ड्यूरिंग अ कार्डियक अरेस्ट। जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया होता है तो उस टाइम पे हमें उसके एयरवे का रैपिड असेसमेंट करना पड़ता है कि एयरवे कहीं से ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, तब वरना फिर हमें यहाँ पे CPR भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इमरजेंसी असेसमेंट में याद रखनी होती हैं कि भाई कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट बिल्कुल डेथ के नियर होता है और उसमें लाइफ रिस्टोरिंग प्रोसेस क्या होता है? आपका CPR होता है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, है ना। तो यही है कि मतलब इसमें 15 कंप्रेशन मतलब 30 कंप्रेशन होते हैं और 2 रेस्पिरेशन होती है। तो और इसमें एक मैन्यूवर भी यूज़ हम करते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर हम इसमें यूज़ करते हैं और हमें 2 रेस्पिरेशन देनी पड़ती है आइदर थ्रू माउथ टू माउथ, और आप इसमें एम्बू से भी रेस्पिरेशन दे सकते हो। तो इमरजेंसी असेसमेंट में ये चीज़ें देखनी होती है। देन आपका आ जाता है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, कई महीनों के बाद इनिशियल असेसमेंट आपने कर दिया तो उसके कई महीनों के बाद आप टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट करोगे।
क्लाइंट की करंट हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करने के लिए विद द डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन, जो सबसे पहले टाइम पे जो आपने डेटा को ऑब्टेन किया था तो उससे कंपेयर करने के लिए अब आप फिर से काफ़ी महीनों के बाद में उसका चेकअप करोगे तो आप उसका रिकवरी रेट देखोगे, तो उसमें टाइम लैप्स रीअसेसमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब स्टेप्स आ जाते हैं नर्सिंग असेसमेंट में कि आप भाई नर्सिंग असेसमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कलेक्टिंग डेटा। सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट कर लिया, देन वैलिडेटिंग डेटा, देन ऑर्गेनाइजिंग डेटा, आफ्टर दैट इंटरप्रिटिंग डेटा एंड देन डॉक्यूमेंटिंग डेटा। तो ये 5 स्टेप्स आ गए जिसमें आपको नर्सिंग असेसमेंट करना होता है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा देखेंगे कि डेटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन ले ली कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो इसमें हेल्थ हिस्ट्री आ जाएगी, आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, वो हेड टू टो तक आपको पूरा एग्जामिनेशन करना है फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद में आप रिजल्ट्स आ जाएंगे लैब के, लैब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, वो चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग देखनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट मटेरियल जो है दूसरे हेल्थ पर्सनल ने दिया है तो उस चीज़ को भी आप इसमें इंक्लूड अप करते हो। तो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ डेटा, 2 टाइप्स ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। वही जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स और कोवर्ट डेटा भी बोलते हैं, आर क्लियर ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिजायर्ड ओनली बाय दैट पर्सन। ये कैसा होता है, कोवर्ट डेटा इसको हम बोलते हैं, इसको सिम्टम्स से भी रिजेंबल करते हैं, और ये क्लियर तभी उसी पर्सन को होगा जो पर्सन उस चीज़ से अफेक्ट हो रखा है। मान लो सर दर्द है, अब सर दर्द जिसको है वही तो बता पाएगा ना, फीवर है, फीवर जिसको है वही तो बता पाएगा कि मेरे को बॉडी में थोड़ा हीट फील हो रहा है, मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें पेशेंट खुद ही बताएगा, जिस पे बीत रही है वही बताएगा। और सिंपल लिखा है कि डिस्क्राइब बाय ओनली बाय दैट पर्सन दैट इज सफरिंग थ्रू दैट प्रॉब्लम, जो उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसी को उस चीज़ का पता होगा। तो ये सब्जेक्टिव डेटा में आ गया। दीज आर क्लाइंट्स परसेप्शन अबाउट देयर हेल्थ प्रॉब्लम, उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में जो क्लाइंट का परसेप्शन होता है, इसको सब्जेक्टिव डेटा को वो बोलते हैं कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे ईचिंग हो रही है, मुझे स्लाइट एंजाइटी है, या मुझे फीलिंग्स ऑफ फियर हो रही है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सब्जेक्टिव डेटा के। इसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा को क्या बोलते हैं, ये साइंस होते हैं ओवर्ट डेटा के, है ना, कोवर्ट एंड ओवर्ट। ओवर्ट डेटा क्या होता है, डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर, मतलब इसमें एक सेकंड पर्सन होगा जो पेशेंट को ऑब्जर्व करेगा और उस डेटा को मेजर करे, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा उसको मेजर करना है, टेस्ट करना है अगेंस्ट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, or tested against an accepted standard. They can be seen, heard, felt or smelled, and they are obtained by observation or physical examination. देखो सिंपल सा एग्जाम्पल से समझेंगे, स्किन का डिस्कलरेशन हो रहा है तो ऑब्जर्वर उस चीज़ को देखेगा भाई इस पेशेंट का डिस्कलरेशन हो रहा है। आइदर अगर बॉडी ब्लू हो रही है तो वो समझ जाएगा कि पेशेंट साइनोसिस से सफ़र कर रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर अगर पेल हो रहा है तो आइदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, जॉन्डिस भी हो सकता है। और अगर उसको अनीमिया के लिए चेकअप करना होगा तो वो कैपिलरी रिफिल देखेगा। उसके बाद में आपका वो पैलर्स चेक करेगा आई में, तो उससे वो बता सकते हैं कि वो आयरन डेफिसिट है, या फिर पर्टिकुलरली आपका B12 के लिए तो टेस्टिंग भी होती है, तो वो आउटसोर्स तरीके से B12 का टेस्ट भी कर सकता है। देन फर्दर ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर आ सकती हैं। या फिर ब्लड प्रेशर रीडिंग ले रहा है वो, और पल्स रेट ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी ऑब्जेक्टिव डेटा में, जो एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। सिंपल टाइप्स ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव डेटा होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। सब्जेक्टिव डेटा में क्या आ गया आपका, इचिंग हो रही है पेशेंट को, पेन हो रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, परसेप्शंस हैं उसके कुछ, ये सारा सब्जेक्टिव डेटा हो गया और आपका। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हो गया कि डिस्कलरेशन हो रहा है स्किन का, जो दूसरे इंसान को भी आसानी से ऑब्जर्वेबल होता है। और वाइटल साइंस में उसके चेंज है, हाँ वही जैसे कि मैंने बोला ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं आपकी, या तो समटाइम्स इट इज़ गोइंग हाइपोटेंसिव, समटाइम्स द पेशेंट बिकम्स हाइपोटेंसिव, एंड एट द अदर एंड ऑफ द डे लाइक इन इवनिंग द पेशेंट बिकम्स हाइपोटेंसिव,
and in the morning the patient becomes hypertensive, then we can consider that there is something wrong going with the patient, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव डेटा में आ जाती हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा, अब सोर्सेज ऑफ डेटा दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी हो सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज ये डायरेक्ट सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन का, जैसे क्लाइंट जो खुद में है वो खुद प्राइमरी सोर्स है डेटा का। और सेकेंडरी सोर्सेज ये इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के। ऑल सोर्सेज अदर देन द क्लाइंट आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्सेज। क्लाइंट से जो दूसरी सोर्सेज जैसे फैमिली हो गई, है ना, तो फैमिली मेम्बर्स हो गए, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी डेटा में आ जाती हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आ जाती हैं, सॉरी, है ना। तो यही बता रहे कि फैमिली मेम्बर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, अब आपने ये सारी चीज़ें बता तो दी कि भाई सोर्सेज क्या हैं, किन किन से डेटा लोगे, है ना, और कितने तरीके के डेटा कलेक्शन होते हैं। अब फाइनली बात ये आ जाती है कि आप लेंगे कैसे, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इंटरव्यू लेंगे पेशेंट का, है ना। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद में आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन होगा पेशेंट का, फिर रिजल्ट्स आएंगे लैब के और डायग्नोस्टिक टेस्ट के, फिर रिव्यू होगा रिकॉर्ड्स का, बुक्स का और रिलेटेड लिटरेचर जो भी है। ये सारे मेथड्स आ जाते हैं डेटा कलेक्शन में। इंटरव्यू टेक्निक क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्वर्सेशन होती है क्लाइंट की या फिर फैमिली मेम्बर्स की टू ऑब्टेन द करंट हेल्थ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट। तो उसकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है, अभी प्रेजेंट की जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन अप करने के लिए क्लाइंट या फैमिली मेम्बर्स का इंट्रैक्शन होता है नर्स के साथ में। तो ये इंटरव्यू टेक्निक होगी। फेजेस ऑफ इंटरव्यू कैसे आते हैं, सबसे पहला फेज ओरिएंटेशन फेज, देन वर्किंग फेज, देन टर्मिनेशन फेज आपका आ जाता है। पहला आ गया ओरिएंटेशन फेज। इसमें क्या होता है कि जो नर्स जो है उसका इंट्रोडक्शन होता है क्लाइंट के साथ, जिसमें नर्स अपना नाम पेशेंट को बताएगी, पोजीशन और एक्सप्लेनेशन करेगी कि भाई हम उसका इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं पेशेंट का। तो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो एनहांस्ड होता है प्रोफेशनलिज्म से एंड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस से कन्वेड बाय द नर्स का जो एटीट्यूड होगा वो ये नर्स का एटीट्यूड उसकी कॉम्पिटेंस को और उसके प्रोफेशनलिज्म को झलकाता है ना, और किस मैनर से वो पेशेंट से बात कर रही है और उसका अपीयरेंस वो दिखने में कैसी है, तो वो चीज़ें भी सारी आ जाती हैं उससे एनहांस। तो यही ओरिएंटेशन फेज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो क्लाइंट पेशेंट रिलेशनशिप किस चीज़ से एनहांस होती है, प्रोफेशनलिज्म से, कॉम्पिटेंस से। जो किस चीज़ से आती है, आपकी नर्स का एटीट्यूड कैसा है, उसका मैनर ऑफ स्पीच कैसा है, वो कितना प्यार से पेशेंट से बात करती है, और उसका अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में कैसी है। वर्किंग फेज़, देन आपका आता है वर्किंग फेज़। वर्किंग फेज़ में क्या होता है इंटरव्यू में कि नर्स सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगी क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में, उसने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, और नर्स जो है वो वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन, अब वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखेगी अपना, जैसे वो पेशेंट को अच्छे से सुनेगी, वो पैराफ्रेजिंग करेगी, फिर वो जो पेशेंट जो उसने बताया है उसको दोहराना, उसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। उसके बाद वो फोकस अच्छे से करेगी, जो उसने चीज़ें बताई है पेशेंट, अच्छा फिर वो समराइज़ अप करेगी कि अच्छा आपने ये बताया, ये सिम्टम आ रहे हैं, चीज़ों को समराइजिंग कर लिया। देन वो क्लैरिफाई करेगी टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंश्योर दैट नर्स एंड क्लाइंट क्लियरली अंडरस्टूड ईच अदर, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन को अच्छा रखेगी बिल्कुल से, और वो ये इंश्योर करेगी कि दोनों ही लोगों को बात समझ में आ जाए। ये वर्किंग फेज़ में होता है। इसके बाद आ गया आपका टर्मिनेशन फेज़। ये फेज़